नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के साथ साथ झारखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एनटीए नेट एवं जेआरएफ, जीआईसी एवं एलटी की परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न मिलने की उम्मीद रहेगी। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उसकी मांग होगी ए पूर्णतः बेलोचदार, बी अनंत, सी लोचदार, डी इकाई के बराबर। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग किसे कहते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कीमत बढ़ने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग x0 y, ये प्राइस हो जाएगा, इधर मात्रा हो जाएगी। तो अगर क्या है, डिमांड ये स्थिर हो जाएगी। अगर P1 है कीमत तो x1, P2, x2, अर्थात कीमत में परिवर्तन से मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कीमत बढ़ने से फलस्वरूप मांग पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ ई बराबर होता है 0, या मांग की लोच बराबर 0 होती है। तो कीमत बढ़ने पर क्या होता है? कीमत बढ़ने पर मांग स्थिर रहती है। ऐसे मांग वक्र को या मांग की लोच को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। तो अति आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? पूर्णतः बेलोचदार होती है, जैसे नमक और दवाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्णतः बेलोचदार मांग, ये सही होगा। इसके अलावा मांग की लोच की अगर बात की जाए तो मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। पहला बेलोचदार, जिसकी ई कम होता है इकाई से। दूसरा समलोच, ई बराबर 1 होता है। तीसरा लोचदार मांग, जिसमें ई ज़्यादा होता है, लोच ज़्यादा होती है, इकाई से अधिक होती है। और चौथा पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, ई बराबर 0 होता है। और पांचवा जो होता है पूर्णतः लोचदार मांग, तो ई बराबर अनंत होता है। तो इस प्रकार से मांग की लोच के 5 प्रकार होते हैं। और मांग की लोच का मूल्य की बात अगर की जाए तो 0 से अनंत के बीच मांग की मूल्य लोच होती है। इसके अलावा मांग वक्र को एक आरेख से संक्षिप्त रूप में देखा जा सकता है। ये मांग वक्र का आरेख, यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। तो ई बराबर अनंत हो जाएगा। ई ज़्यादा है 1 से, ई बराबर 1, ई कम है 1 से, और इस बिंदु पे ई बराबर 0। तो ये वाली जो मांग की लोच होगी यहाँ पूर्णतः लोचदार होगी। जैसे अंतरिक्ष में पर्यटन पूर्णतः लोचदार मांग में आएगा। और लोचदार मांग में विलासिता की वस्तुएं जैसे एसी, लग्जरीज गाड़ी आएंगी। और इकाई लोचदार मांग में आरामदायक वस्तुएं आएंगी। और इसके अलावा बेलोचदार मांग में अनिवार्य वस्तुएं या खाद्यान्न वस्तुएं आएंगी। और पूर्णतः बेलोचदार वस्तुओं में अति आवश्यक वस्तुएं आएंगी। तो समलोच या इकाई लोच मांग के बारे में एग्जामों में पूछा जाता है। तो जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन से मांग की मात्रा में सापेक्षिक या अनुपातिक परिवर्तन क्या हो, समान मात्रा में हो, तो उसे क्या कहेंगे? इकाई लोचदार मांग कहेंगे। और अगर वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोचदार मांग। और पूर्णतः बेलोचदार मांग में मांग की लोच बराबर 0 के होती है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर
ए होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, वस्तु की कीमत में वृद्धि से बेलोचदार मांग की स्थिति में उपभोक्ता का कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए अपरिवर्तित रहेगा कुल व्यय, बी शून्य रहेगा, सी घटेगा, डी बढ़ेगा। तो व्यय के आधार पर उपभोक्ता या व्यय के आधार पर मांग की लोच को मापने का प्रयास जो है मार्शल ने किया था, और व्यय के आधार पर मार्शल ने मांग की लोच को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर मापा था, जिसमें पहले भाग में किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की कुल व्यय स्थिर रहती थी, तो ऐसे स्थिति में मांग की लोच इकाई के समान होती थी, जिसमें आरामदायक वस्तुएं रखी जाती थी। और दूसरे भाग में किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की कुल व्यय घट जाती थी। ऐसी स्थिति में मांग की लोच बेलोचदार होती थी, जिसमें आरामदायक वस्तुओं को रखा जाता था। इसके अलावा वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता का कुल व्यय अगर बढ़ जाता था तो मांग की लोच बेलोचदार हो जाती थी। तो यहाँ बेलोचदार ही पूछा गया है, और इसमें क्या बताया गया है, उपभोक्ता का कुल व्यय बढ़ जाएगा। तो इससे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से बेलोचदार मांग की स्थिति में उपभोक्ता का कुल व्यय क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो इसका 2 का आंसर डी हो जाएगा। अगला 3 नंबर, ज्यामितीय विधि से मांग की लोच का सूत्र क्या है? तो ज्यामितीय विधि से मांग के लोच का सूत्र मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा, सी हो जाएगा आंसर। अगला 4 नंबर, यदि समोसे की कीमत में 20% वृद्धि होने पर उसकी मांग 20% गिरती है, अतः समोसे की मांग होगी। तो समोसे की मांग इकाई लोचदार मांग होगी। अभी इकाई लोचदार मांग में बताए थे कि समान मात्रा में वृद्धि और समान मात्रा में गिरावट हो। क्या कहते थे? जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन से मांग की मात्रा में सापेक्षिक या समान या अनुपातिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे? इकाई लोचदार मांग वक्र या सम लोचदार मांग वक्र। तो 4 का आंसर बी होगा। अगला 5 नंबर, बिंदु पी, बिंदु विधि से बिंदु पी पर मांग की लोच क्या होगी? तो यहाँ पे मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। 1 2 हाँ, अधिक लोचदार होगी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ति को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? ए वस्तु की कीमतें, बी प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सी साधनों की कीमतें, डी उपयुक्त सभी। तो पूर्ति को उपयुक्त सभी तत्व प्रभावित करते हैं। तो इसका 6 का डी आंसर हो जाएगा 7। वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के मध्य संबंध होता है। तो वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के मध्य संबंध होता है प्रत्यक्ष एवं धनात्मक, प्रत्यक्ष एवं धनात्मक। और वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग के बीच प्रत्यक्ष एवं ऋणात्मक संबंध होता है। वस्तु की कीमत एवं पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष एवं धनात्मक संबंध होता है, और मांग के बीच प्रत्यक्ष ऋणात्मक संबंध होता है। तो इस प्रकार से 7 का आंसर डी होगा। एक सामान्य वस्तु के पूर्ति वक्र का ढाल होता है। तो एक सामान्य वस्तु के पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है, ये ऐसे बनता है। और अगर मांग वक्र की बात की जाए तो ऋणात्मक होता है, ये ऐसे बनता है। तो ये डिमांड वक्र हो जाएगा, ये सप्लाई वक्र हो जाएगा, इसका धनात्मक होगा। 8 का सी सही होगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, यदि एक उत्पादक किसी निश्चित समयावधि में कुल 200 इकाई उत्पादन करता है और यदि 180 इकाई बिक्री है तो बाजार में उपलब्ध करवाता है, तो बाजार में उसकी पूर्ति होगी। तो जितनी बाजार में उपलब्ध करवाता है उतनी उसकी बाजार में पूर्ति होगी, तो 180 इकाई ही होगी, सी हो जाएगा। 9 का सी सही होगा। 10 निम्न में से कौन सा कारक पूर्ति वक्र में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए कच्चे माल की कीमतें, बी वस्तु की कीमतें, सी निवेश विशेष अवसर, डी प्रौद्योगिकी। तो इसमें वस्तु की कीमत कारक पूर्ति वक्र में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बी सही होगा 10 का। 11 उत्पादन फलन कौन से 2 चरों के मध्य संबंध बताता है? ए उपभोग एवं आय में, बी आगत और निर्गत में, सी मांग और कीमत में, डी पूर्ति और कीमत में। तो उत्पादन फलन आगत और निर्गत के बीच संबंध को व्यक्त करता है, और आगत और निर्गत फलन की अवधारणा सबसे पहले प्रोफेसर लियोनटिफ ने दी थी। अगला क्वेश्चन
12 नंबर, उत्पादन फलन साधनों व उत्पादन के कौन से संबंध को व्यक्त करते हैं? उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों के मात्रात्मक फलन को व्यक्त करते हैं, ये सही होगा। 13 नंबर, समय के आधार पर उत्पादन फलन होते हैं। तो समय के आधार पर उत्पादन फलन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों होते हैं, तो 13 का सी सही होगा। 14, घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम शब्द का प्रयोग किसने नहीं किया? ए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, बी मार्शल, सी स्टिगलर और डी चैम्बरलिन। तो चैम्बरलिन ने घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम का प्रयोग नहीं किया था, बाकी 3 अर्थशास्त्रियों ने किया था। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, ह्रासमान उत्पादन के स्थान पर उत्पादन के साधनों की विभाजकता व परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम के मध्य विरोधाभास का उल्लेख किस अर्थशास्त्री ने किया? एम बोबर, स्टिगलर, कीन्स, रॉबिन्सन। तो एम बोबर ने विभाजकता एवं परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम के मध्य विरोधाभास का उल्लेख किया था, तो 15 का ए सही होगा। 16, सर्वप्रथम सन 1947 में अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तन की स्थिति को उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम को बताया। किसने बताया? चैम्बरलिन ने। अगला, एक विवेकशील उत्पादक अपने उत्पादन के लिए कौन सी अवस्था का चयन करेगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो एक विवेकशील उत्पादक अपने उत्पादन के लिए द्वितीय अवस्था का प्रयोग करेगा, द्वितीय अवस्था का प्रयोग करेगा। अब द्वितीय अवस्था को उत्पादन का ह्रासमान नियम या पैमाने का वृद्धिमान नियम लागू होता है। क्या होता है इसमें? ये द्वितीय अवस्था का आकार कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये टीपी हो जाएगा कुल उत्पादन, ये एमपी हो जाएगा सीमांत उत्पादन, और ये एपी हो जाएगा। तो इसमें ये फर्स्ट अवस्था, ये सेकेंड अवस्था और ये थर्ड अवस्था हो जाएगी। अब इसमें पहली अवस्था में उत्पादक विवेकशील उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा, दूसरी अवस्था में करेगा और तीसरी अवस्था में नहीं करेगा। इस अवस्था में क्या है? सेकेंड अवस्था में उत्पादन का ह्रासमान नियम लागू होता है, क्योंकि स्थिर साधनों का पूर्ण प्रयोग हो जाता है और इसका स्थानापन्न संभव नहीं है, और श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण समाप्त हो जाता है, आंतरिक मितव्ययता भी समाप्त हो जाती है, और आगे के चरण में क्या होता है? रोजगार की स्थिति की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पूर्ण रोजगार, लगभग लोगों को रोजगार मिलता रहता है, और यहाँ पे तीसरी अवस्था में मार्जिनल सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होने लगती है। तो इस प्रकार से एक विवेकशील उत्पादक जो है किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? द्वितीय अवस्था में उत्पादन की, द्वितीय अवस्था में, जिसे उत्पादन का ह्रासमान नियम या पैमाने का वर्धमान नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रम उत्पादन का साधन है। तो श्रम उत्पादन का कैसा साधन है? सक्रिय साधन, निष्क्रिय साधन, तटस्थ साधन, मूल साधन। तो श्रम उत्पादन का कैसा? सक्रिय साधन है। अगला 19 नंबर, घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ने किया। ए रिकार्डो, बी माल्थस, सी टॉर्गेट, डी रॉबिन्सन। तो टॉर्गेट ने घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 20 नंबर, उत्पादन के साधन हैं। कैसे हैं या कौन कौन से हैं उत्पादन के साधन? तो उत्पादन के साधन श्रम, पूंजी, भूमि, साहस और संगठन उत्पादन के साधन हैं। तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। 21 नंबर, अल्पकाल में उत्पादन का परिवर्तनशील साधन है। तो अल्पकाल में उत्पादन का परिवर्तनशील साधन ऑप्शन देख लेते हैं। ए श्रम, बी भूमि, सी साहस, डी पूंजी व तकनीक। तो अल्पकाल में उत्पादन का परिवर्तनशील साधन श्रम है, ए सही होगा। 22,
जिस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है सीमांत उत्पादन कैसा होता है? तो जिस बिंदु पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है सीमांत उत्पादन 0 होगा। 22 सी सही होगा। अभी हम लोगों ने देखा था आरेख, ये कुल टोटल प्रोडक्शन होगा और यहाँ पे ये एमपी, तो ये 0 हो जाएगा। ये अधिकतम होगा तो ये यहाँ 0 हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन, तो 22 का आंसर क्या होगा? 0 होगा। अगला, कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए सी, बी AFC, सी ABC, डी MC। तो यू आकृति का AFC नहीं होता है। AFC वक्र का आरेख आयताकार अतिपरवलय होता है। ये है AFC, इसका आरेख आयताकार अतिपरवलय होता है। अगला 24 नंबर, कौन सा वक्र लिफाफा वक्र भी कहलाता है? एनवलप वक्र किसको कहा जाता है या लिफाफा वक्र किसको कहा जाता है? तो LAC को लिफाफा वक्र कहा जाता है। तो सी सही होगा। 24 सी सही है। 25, यदि कुल लागत 200 रुपये है तथा वस्तु की उत्पादन मात्रा 20 इकाई है तो औसत लागत होगी। तो औसत लागत निकालने के लिए टोटल कॉस्ट अपॉन उत्पादन की मात्रा, TQ, तो यहाँ 200 अपॉन 20 कट जाएगा तो 10 आएगा। तो यदि कुल लागत 200 रुपये है, वस्तु की उत्पादन मात्रा 20 इकाई है, तो औसत लागत कितनी होगी? 10 रुपये होगी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो TGT, PGT, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश एवं झारखंड PGT की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही डेली बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।